हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, ये हैदराबाद की है। हैदराबाद का एक जगह है मीरपेट, वहाँ की ये घटना है। दोस्तों दरअसल एक व्यक्ति था जिसका नाम गुरुमूर्ति था, उनकी पत्नी माधवी थी और उनके 2 बच्चे थे। वो हैदराबाद के ये जो मीरपेट इलाका था वहाँ पे रहा करते थे। दरअसल गुरुमूर्ति जो था वो इंडियन आर्मी में पहले था और उसी दौरान उसकी शादी माधवी के साथ होती है। माधवी से शादी करने के बाद उसके 2 बच्चे हो जाते हैं। उसके बाद ये इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाता है और इंडियन आर्मी से जब ये रिटायर होता है तो इसको डीआरडीओ में एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब मिल जाती है और उसके बाद ये लोग हंसी खुशी से अपना साथ में वहाँ रहा करते थे। दोस्तों अब उसी दौरान 2025 जनवरी में जो है मकर संक्रांति का पर्व आता है। जैसा कि हम उत्तर भारत में मकर संक्रांति कहते हैं, वहीं दक्षिण भारत में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जहाँ उत्तर भारत में इसको बहुत सामान्य तरीके से मनाया जाता है, कोई पतंग उड़ाता है तो कोई तिल के लड्डू बना के खाता है, और वहीं दक्षिण भारत में इसको 7 दिन तक मनाया जाता है और बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन वहाँ एक परंपरा है दक्षिण भारत में कि कोई भी व्यक्ति जो बाहर रह रहा है, दूर दराज के एरिया में रह रहा है अपने परिवार को छोड़ के, वो अपने परिवार के पास आके इस त्योहार को मनाता है। कोई पत्नी अगर अपने ससुराल में है तो अपने घर जाती है, अपने मायके जाके इस त्योहार को मनाती है। कोई व्यक्ति अगर बाहर है तो अपने घर वालों के साथ आके ये मनाता है। और जो ये गुरुमूर्ति की पत्नी थी माधवी, उसका भी यही कहना था कि वो इस पोंगल के त्योहार पे अपने मायके जाना चाह रहे थे अपने माता पिता के पास, लेकिन गुरुमूर्ति उसे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। तो थक हार के गुरुमूर्ति जो है अपने बच्चों को पोंगल का त्योहार मनाने के लिए अपनी साली यानी माधवी की बहन के पास भेज देता है, क्योंकि ये जिद पे आ जाती है माधवी कि ठीक है, अगर मैं नहीं जा रही हूँ अपने घर तो कम से कम बच्चों को उसके मौसी के पास भेज दो, वो तो इस पोंगल के त्योहार को मना ले। बच्चों को भेज दिया जाता है। उसके बाद गुरुमूर्ति और माधवी की लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद माधवी जो है लास्ट बार 16 जनवरी को अपने घर बात करती है, अपने मतलब मायके बात करती है। उसके बाद 16 तारीख के बाद उसका फ़ोन जो है स्विच ऑफ आने लगता है। उसके घर वाले, उसके माता पिता उसका फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। उसके बाद जब माता पिता 2 दिन वेट करते हैं, नहीं बात हो पाती, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो माता पिता खुद ही उसके घर यानी उसके ससुराल आते हैं और गुरुमूर्ति से पूछते हैं कि माधवी कहाँ है। माधवी का फ़ोन जो है 2 दिन से स्विच ऑफ हो रहा है, उससे बात नहीं हो पाती। तब गुरुमूर्ति कहता है कि दरअसल माधवी घर पे नहीं है, हमारी 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी घर को जाने को लेके और माधवी से हमारी लड़ाई हुई। उसके बाद माधवी गुस्से में आके घर छोड़ के चली गई है। मुझे लगा वो अपनी किसी फ्रेंड के पास गई है, तो मैंने उसे ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया। लेकिन माता पिता को कहीं ना कहीं अपनी बेटी की फिक्र हो रही थी, तो उन्होंने पति यानी गुरुमूर्ति को लेके वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, क्योंकि 2 दिन गायब हो गया था माधवी को। जहाँ एक तरफ गुरुमूर्ति रिपोर्ट नहीं लिखा रहा था, वहीं उसके माता पिता आए और गए गुमशुदगी की रिपोर्ट दिखाई। पुलिस पहले तो इसकी छानबीन करना नहीं चाह रही थी, इस मामले को बड़े शिथिल तरीके से ले रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद और 2 दिन बीत गया, इसलिए पुलिस को अब कहीं ना कहीं ये मामला बहुत सीरियस लग रहा था। तो पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख ली और अब खोजबीन स्टार्ट किया। अगल बगल मोहल्ले में पता किया, सीसीटीवी कैमरे में देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था पुलिस वालों को, कोई हाथ नहीं सुराग लगा। फिर पास में ही एक सीसीटीवी कैमरा था, उसको उन्होंने जब देखा तो उसका एंगल ऐसा था कि एक तरफ तो आने जाने का रास्ता दिख रहा था घर का, लेकिन एक तरफ का नहीं दिख रहा था, जिसमें जो माधवी थी वो दिख रही थी कि दोपहर 2 बजे वो अपने घर की तरफ आई और उसके बाद वो घर से नहीं निकली। लेकिन इस पे भी कोई पुख्ता सबूत नहीं था, क्योंकि एक तरफ का एरिया खुला था जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं था, वो वहाँ से बाहर जा सकती थी। तो पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। लेकिन पुलिस को एक बात दिमाग में खटक रही थी कि जो गुरुमूर्ति है उसने आखिर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई। अगर उसकी वाइफ 2 दिन से गायब है, उसके माता पिता आते हैं तभी ये रिपोर्ट दर्ज कराता है। तो गुरुमूर्ति को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। वो बताता है कि साहब बस हमारी लड़ाई हुई और इस लड़ाई के कारण वो घर नहीं जा पाई और वो घर छोड़ के चली गई। ये तमाम बातें वो बताता है। पुलिस वाले फिर दोबारा बुलाते हैं और उनसे कई बार एक ही सवाल पूछे जाते हैं तमाम। लेकिन जब सवाल पूछे जा रहे थे और उसमें जब उनको देखा गया कि जब 4-5 बार उसको बुलाया गया तो उसके जो सवाल थे तो सेम थे, लेकिन जो गुरुमूर्ति का स्टेटमेंट था वो बदल रहा था। हर एक बार जब गुरुमूर्ति आंसर कर रहा था प्रश्नों का तो कुछ न कुछ चीजें सब में अलग हो जा रही थी। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं बातें खटक रही थी कि कुछ न कुछ तो माधवी के गायब होने की तार इस गुरुमूर्ति से जरूर जुड़े हैं। अब पुलिस जो है गुरुमूर्ति को पकड़ती है, अपने पुलिसिया अंदाज में उसको पूछती है उनसे। गुरुमूर्ति बहुत देर तक उस चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है और गुरुमूर्ति पुलिस वालों को लेकर अपने घर जाता है। जब अपने घर जाता है और वो किचन में जाता है और एक बड़ा सा कुकर रखा रहता है, तो वो कहता है साहब लास्ट बार माधवी इसी कुकर से निकलकर इस घर से गई थी। उसके बाद फिर वो बाथरूम में लेके जाता है और बाथरूम में लेके जाता है, कहता है सर लास्ट बार माधवी जो थी यहाँ से निकलकर मेरे उस कुकर तक आई थी। ये बात सुनते ही पुलिस अपना सर पकड़ लेती है।
पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस उस व्यक्ति को देखकर हैरान थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने पूरी कहानी बताना स्टार्ट किया। उसने कहा, सर दरअसल हमारी लड़ाई झगड़ा इस बात हुआ, माधवी घर जाना चाहती थी और मुझे घर जाना इसका पसंद नहीं था, और गुस्से में आके मैंने उसको जो है चिल्लाया, उसने भी मुझ पे चिल्लाया, हाथापाई हुई। मैं इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि मेरा हाथ उसके गले पे गया और इतनी तेज़ी से मैंने दबा दिया कि उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे इसकी मृत्यु हुई मैं बहुत घबरा गया कि अब मेरे जो बच्चे हैं तो वो अनाथ हो जाएंगे, अब उनके पास कोई नहीं बचेगा, मैं जेल चला जाऊंगा तो। और उन्हीं बच्चों की जो है ख्याल करके मैं माधवी की बॉडी को छुपाने में लग गया कि ये जो कत्ल हुआ है, चाहे वो जान के या अनजान में जो कत्ल हुआ है, वो मेरे सर पे ना आए। मैंने उस बॉडी को देखा और मैं उस बॉडी को बहुत दिन तक घर में रखता तो उसकी स्मेल जो है अगल बगल आ जाती और मैं पकड़ा जाता, इसीलिए मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था। तो मैंने बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में काट के उसको उबाल दिया। मैंने इसलिए उबाल दिया कि उबाल दूंगा तो उसके बॉडी पार्ट्स को ले जाके फेंकना भी आसान हो जाएगा और जो स्मेल आती है वो स्मेल भी नहीं आएगी। मैंने सभी बॉडी पार्ट्स को धीरे धीरे काट काट के बाथरूम में और उस कुकर में, जो आप कुकर देख रहे हो, उसी कुकर में उबाल ली। और उसके बाद उबले हुए पार्ट्स को एकदम लिक्विड फॉर्म में करके मैं ले जाता था, पास के एक नदी है उसी में फेंक देता था। और जो भी उसकी हड्डियाँ बची थी उसको मैंने क्या किया कि जो मेरे यहाँ एक ग्राइंडर जो मिक्सर है उसमें उन हड्डियों को पीस दिया और पीस के मैं पॉलीथीन में भर के छोटे छोटे बैग में, जैसे कि लोग सब्जियां लेके अपने घर आते हैं, उसी टाइप के बैग में लेके मैं जाके पास की नदी के बीच जाके उन तमाम चीज़ों को फेंक दिया। अब पुलिस हैरान परेशान, पूरे क्राइम ब्रांच को लेके, डॉग स्क्वाड को लेके वो नदी में पहुंचते हैं। नदी में गोताखोर उतरते हैं, उनको कुछ भी सबूत में नहीं लगता, कोई सैंपल माधवी से नहीं मैच खा रहा था। घर में उसने बॉडी को इस तरीके से उबाला कि घर में एक चीज़ माधवी को उससे नहीं मिल रही थी, लेकिन घर के जो थे सैंपल लिए गए, ये तमाम चीज़ें ली गई और उसके बाद उसको भेज दिया गया डीएनए टेस्ट के लिए। कोई चीज़ उसको नहीं मिल रही थी और एक तरफ गुरुमूर्ति अपना अपराध कबूल कर रखा था। दोस्तों, अगर क्या होगा अगर गुरुमूर्ति के खिलाफ ये सबूत नहीं मिलते हैं, क्योंकि अपनी जुडिशरी सिस्टम जो है वो सबूत मांगती है। अगर सबूत के अभाव में क्या होगा अगर गुरुमूर्ति छूट जाए, तो ये तो आगे की चर्चा का विषय है, हमारी न्याय व्यवस्था का विषय है और उससे जो जुड़े तार हैं कि जो सैंपल लिए गए हैं वो मैच खाते हैं कि नहीं खाते, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं होती तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि गुरुमूर्ति ने जो किया है उसके लिए उसको बख्शा तो नहीं जाएगा। इस वीडियो को बनाने का मतलब किसी को परेशान करना या किसी की भावनाओं के साथ खेलना नहीं, बल्कि समाज में हो रही जो क्रूरता है, कैसे इंसान के बीच में शैतान छुपे हैं, उनसे आपको परिचित कराना है कि आप अपने और अपनों का बचाव कर सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते कुछ लोगों ने नाम लेने के लिए बोला था, जैसे अभिषेक यूपी से, सौरभ उत्तराखंड से, रोहित देहरादून से, इन तमाम लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं हमारे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं ऐसी जो है सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।